हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के चैप्टर 4 की, यानी इंडस्ट्री की। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी थी उस टाइम पे। ठीक है। स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई। फिर है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948। 1948 में क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी। फिर 1951 में क्या इंडस्ट्रीज एक्ट थे। फिर 1956 की क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स थे, फिर क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स आई, और फिर उन पॉलिसीज को हम इवेल्युएट करके पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्री जो है ज़रूरी क्यों थी। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो है थोड़ा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी मिली थी जिसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ही कम, मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत कम योगदान दिया गया था। ठीक है। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय थे, और हमारे पास जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स या फिर जूट टेक्सटाइल्स की थी, जिससे जो है वो ब्रिटिशर्स कमर्शियल पर्पस सर्व करते थे, जैसे कि आपको पता है। ठीक है। तो इसीलिए अब बोला गया कि इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी क्यों। तो पहली इंपॉर्टेंस है हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, कि ग्रोथ की हाई पोटेंशियल के लिए, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है। ठीक है। अगर लेस डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है, सॉरी, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है रेजिंग पीपल्स इनकम, के लोगों की इनकम को बढ़ाना। ठीक है। अब क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग काम करने लगेंगे उसमें, तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडस्ट्री जो है, आपको पता है, मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड रहती हैं रेदर देन नेचर। नेचर से ज़्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज पे बेसिकली डिपेंड रहते हैं। ठीक है। तो अपना फिजिकल स्टॉक बढ़ा के, इन ह्यूमंस को बढ़ा के, इन पीपल्स को इंगेज करके इंडस्ट्री में, ये जो है उनकी इनकम को भी रेज करती हैं। अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अगर हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो हम जो है, जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स जो हैं, फिनिश गुड्स भी जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेन के में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, के एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। कि अगर एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीजनल वाइज होती हैं, किसी में काम दिया जाता है किसी में नहीं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर में बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, तो ज़्यादा लेबर फोर्स बढ़ाने के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि इंडस्ट्रीज में मैन फोर्स की क्या ज़रूरत है, लोगों की क्या ज़रूरत है, फिजिकल लेबर की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1947 से 1990 के इंडस्ट्रीज के बारे में, जिस टाइम ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो जो एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल है वो यूज किस में होगा, यूज नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में कोई काम करेगा नहीं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट है लेट्स टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। कि मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, कि नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना अपने अपने काम के लिए। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो टेक्निकली, साइंटिफिक और प्रोफेशनल मैन पावर को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। इससे क्या है कि हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, कि रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करना है। ठीक है। आप जैसे कि देखते हो कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, वेस्ट रिसोर्सेज भी होते हैं ना हमारे लिए, ये उनको भी यूज करके कुछ ना कुछ ऐसा बना ही देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंड रहना। ठीक है।
तो सेल्फ डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस पाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है जैसे कि वॉर हो गया, मतलब जैसे कोई लड़ाई वगैरह हो रही है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है फॉरेन कंट्री की तरफ से, तो हमें जो है वो वॉर वेपन्स जो होते हैं वो मतलब डिमांड में चाहिए होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं वो हमारे पास हो। ठीक है, तो इससे क्या है, हम जो है डिफेंस में डिफेंस करने के लिए जो है डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफेंड करने के लिए जो हम वेपन्स यूज करते हैं, उनकी वो जो ज़रूरत होती है उसको हम जो है अपनी खुद की इंडस्ट्रीज में डेवलप कर सके, हमें किसी फॉरेन इंडस्ट्रीज पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी क्या क्या है? तो इसका क्या मतलब है कि इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई। पहला है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना। अब आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के दौरान कुछ भी नहीं था पब्लिक सेक्टर के क्यों कहने लायक, बस एक रेलवेज जो थी वो थी पब्लिक सेक्टर के नाम पे। ठीक है, तो ये माना गया कि गवर्नमेंट को जो है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके और पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसी वे में उन्होंने जो है पब्लिक सेक्टर्स को इंक्रीज करा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है कि जो इनकम्स और वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी इक्वालिटी नहीं होती, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना। ठीक है, ये माना गया कि गवर्नमेंट को जो है कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की जिसकी वजह से बहुत सारे जैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लाइसेंस, एलोकेशंस ऑफ क्रिटिकल इनपुट, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें लानी पड़े। ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर पे रेगुलेशन हो सके। तो किस किस के अंडर जो है ये रेगुलेशन हुई थी? अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि जो नई इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी अगर आपके पास ये वाला लाइसेंस नहीं होगा और अगर आप इनसे में रजिस्टर नहीं कराओगे। और दूसरी इन्होंने पॉलिसी बनाई अंडर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ये इस पॉलिसी के अंडर क्या था कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। ठीक है, अगर आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो उस पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ठीक है, जितनी भी अंडरटेकिंग है जिनके पास जो है वो 100 करोड़ एसेट्स हैं या उससे ज़्यादा एसेट्स हैं, तो वो जो है हमारे एमआरटीपी एक्ट के अंडर आ जाएगा। एमआरटीपी एक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रोटेक्ट किया। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो टैरिफ और कोटा इन दो की फॉर्म में लगी। ठीक है, टैरिफ और कोटा की फॉर्म में लगी। ठीक है, टैरिफ वो टैक्स होते थे जो इंपोर्ट गुड्स पे लगाए जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है महंगे बिकते थे। ठीक है, और कोटाज होते थे कि इंपोर्टेड गुड पे आप कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो दे सकते हो। ठीक है, कि जितना मतलब एक सिलेक्ट कर दिया जाता था कि आप इतने क्वांटिटी ऑफ गुड जो है सेल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें हम मेनली बात करेंगे द कार्वे कमेटी की। ठीक है, 1955 में क्या हुआ, कार्वे कमेटी, कार्वे कमेटी को हम विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, इससे इसने जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस रियलाइज करी। ठीक है, कि रूरल डेवलपमेंट में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होनी ही चाहिए। ठीक है, ये इस मतलब इस कमेटी ने ये सारी चीजें जो है डिस्क्राइब की थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एसएसआई। एसएसआई मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, कि एसएसआई जो है वो जरूरी क्यों है? पहली बात, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनेंगी तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, सेकंड सिग्निफिकेंस था रीजनल इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी बनेगी। ठीक है, कि इससे ये माना गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है अगर पूरी कंट्री में, पूरे गांव में, पूरे टाउन्स में अगर स्टार्ट कर दी जाए इस तरह से, क्या है, ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज की होगी और इससे क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज कम होगी। ठीक है, रीजनल इक्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई वेस्ट बंगाल ही ज्यादा मतलब डेवलप्ड माना जाएगा और बिहार नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से जो है ये जो है रीजनल इक्वालिटी को भी डिक्रीज करना चाहते थे, ये चाहते इन इक्वालिटी को डिक्रीज करना चाहते थे, ये चाहते थे कि रीजनल इक्वालिटी बढ़े, इन इक्वालिटी नहीं। ठीक है, थर्ड हमारी सिग्निफिकेंस है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
एसएसआई के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते थे कि जब से ये जो इंडस्ट्रीज बनी थी मिडिल और लो इनकम ग्रुप के द्वारा, तो इनकम जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट की जाने लगी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो ताकत है, जो पैसा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही लोगों के हाथ में गया, बल्कि सभी लोगों को बराबर बराबर बटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई, के एसएसआई की प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, एसएसआई की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया। तो पहला है रिजर्व्ड लोन। ठीक है, लोन रिजर्व किया गया। ठीक है, अब आपको पता है एसएसआई जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म्स की तरह तो compete नहीं कर सकती, उनसे compete नहीं कर सकती, तो उनको जो है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से बचाना बहुत ज़रूरी था। इस पर्पस के लिए क्या किया कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनेंगे वो स्मॉल स्केल सेक्टर में ही रिजर्व करके रखे जाएंगे। ठीक है, ये इस चीज में लगाया गया। ठीक है, रिजर्व लोन किया गया। और नेक्स्ट है कंसेशन। कंसेशन क्या होता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन दिया। ठीक है, कंसेशन मीन्स एक तरह की छूट। ठीक है, तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन दिया उनको, ताकि वो जो है अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर सकें। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 की। 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 6 1948 को अनाउंस की थी। ठीक है, और इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है वो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं बताया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 की। इंडस्ट्रीज एक्ट को हम डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट किस लिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। और ये एक्ट जो है बस 1951 कहा जाता है, पर ये एक्ट जो है वो 8 मई 1952 को फोर्स में आया, यानी इस एक्ट को 8 मई 1952 से यूज करना शुरू किया गया। ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 के। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी थी। तो पहला है इनैक्टमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1948 से कुछ मेजर डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमी में की जाने लगी, और वो थी, पहली डेवलपमेंट थी इनैक्टमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया जाना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा है ना 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करना। ठीक है, और क्या मतलब स्टेट के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या उनके पास सिद्धांत अवेलेबल हैं, वो बताना। और तीसरा था सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, के पहले जो 5 ईयर प्लान है उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करना। ये हमारे जो थे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की। ठीक है, इस सारे चेंजेस को देखते हुए हमारी सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसीज जो है वो 30 अप्रैल 1956 को अनाउंस की गई। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के। इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या फीचर्स थे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करना, उसमें अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करना, अलग अलग चीजों को यूज में लाना, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाना, मशीन टूल्स, हैवी केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें बनाना, मतलब अलग अलग चीजें बनाना, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। सेकेंड फीचर्स है को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, कि लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्री का को एग्जिस्टेंस एक साथ रहना। ठीक है, इसमें कहा गया था कि दोनों ही लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो साइड बाय साइड ही इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, हैवी केमिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग, ये सारे जो है वो हमारी लार्ज इंडस्ट्री हैं। ठीक है, इन लार्ज इंडस्ट्रीज के अलावा हमारे पास बहुत सारी छोटी और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं, जो कि छोटे छोटे टाउन्स या विलेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल्स, वीविंग ऑफ सिल्क, यूटेंसिल्स, टॉयज मेकिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर के। पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर, ये सारे जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मेन फीचर हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले प्राइवेट सेक्टर ही प्रीडोमिनेंट था, मीन्स उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और आज जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया की, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी केमिकल, ये सारी जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में आती हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं रीजनल डिस्पेरिटीज। रीजनल डिस्पेरिटीज को ये कम करता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कुछ डेवलप स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो जितने भी चारों स्टेट्स हैं इनकी 40% इंडस्ट्री है और 55% इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं वो 1985 से 86 के बीच में वहां पर अवेलेबल थे, ठीक है। और दूसरी तरफ बिहार, असम, ये सारी जो है ये पिछड़े ही रह गए थे। इन रीजनल डिस्पेरिटीज को कम करने के लिए भी इंडस्ट्रीज डेवलप की गई। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ फेरा एंड एमआरटीपी कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया था एमआरटीपी कंपनीज के बारे में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में दोनों ही कंपनीज आती हैं, फेरा भी और एमआरटीपी, ठीक है। कुछ कंपनीज जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर ऑपरेट की जाती हैं, जिसे हम फेरा कहते हैं। फेरा की क्या फुल फॉर्म है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। कुछ कंपनीज इसके अंडर ऑपरेट की जाती हैं, इसलिए हम फेरा कंपनीज कहते हैं उनसे, ठीक है। और ये जो बिजनेस होते हैं ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और एमआरटीपी क्या करती है? ये जो है हमारे मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया की, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो पहली प्रॉब्लम थी अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरवेंशन, ठीक है। कि हर छोटी छोटी बात पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल, उनमें बीच में टांग अड़ाना, ये सारी इनकी जो है मेन प्रॉब्लम थी। फिर है टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस। इंडिया की जो इंडस्ट्री है उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, और गवर्नमेंट कंट्रोल्स और फॉरेन एक्सचेंज की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये सारे लोग जो है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस इसलिए थी। तीसरी प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी एंड इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या हुआ? कम प्रोडक्टिविटी होने लगी और पुअर क्वालिटी के गुड्स जो है वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इसमें क्या था? इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उन्होंने अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी थी, मतलब जितनी उनकी क्षमता थी उन तक तो उन्होंने एक्सप्लॉइट नहीं किया, ठीक है। उनके जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो अनयूटिलाइज रहेगी, वो यूज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक तरफ बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैपिटल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हुई, ठीक है। इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बहुत ही कम ऑपरेट करती है, ठीक है। और इनकी जो अंडर यूटिलाइजेशन रेंज है वो 20% से 60% है। मीन्स अपनी कैपेसिटी का, अपनी क्षमता को बहुत ही कम यूटिलाइज करते हैं। अगला है रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस मैंने आपको बताया है कि कुछ स्टेट्स में अच्छे से टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें एडवांस है, सारी डेवलप हो रखी हैं, और कुछ जगह नहीं है, तो इससे क्या है? रीजनल इम्बैलेंस बना, ठीक है। अगला क्या प्रॉब्लम है? इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ये जो सिक इंडस्ट्री सिंड्रोम है बहुत इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में है, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत मतलब जगह अवेलेबल तो नहीं है। इससे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं इंडिया में, इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। इसके साथ क्या हुआ? इंडिया के जो मार्केट्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाए, और compete ना होने की वजह से ये जो है अपने आउटपुट जो है उस डिज़ायर लेवल तक नहीं ले जा पाए। अब है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोती थी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, क्योंकि ये इनके पास थे ही नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं था कि इन प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। नेक्स्ट है फेलर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी फेल हो गए, ठीक है। प्लानिंग पीरियड के दौरान जो पब्लिक सेक्टर थे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तेजी से पार्टिसिपेट कर रहे थे। इससे क्या हुआ? काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने की, ठीक है। और जो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे उसमें काम लेने में मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसमें काम नहीं कर पाए, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो फेल हो गई। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी इंडिया में वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पुअर था नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, कि भाई कभी बाढ़ आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गई, कभी किसी वजह से, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। तो ये सारी जो है हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी।
So guys, here we have completed our chapter, and if you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and do subscribe my channel. Thank you.